खबरों पर। और सबसे पहले आज बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जहां पर 1 साल मुकम्मल हुआ है चीन और भारत की फौजियों को आमने सामने। डिसएंगेजमेंट के मामले पर अपनी जगह, लेकिन खबर यह है कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी आज के दिन सरहदी तनाव अभी भी बराबर है, यानी सरहद पर कशीदगी बराबर देखने को मिल रही है। इस बीच गलवान के शहीदों को आज मुल्क भर के अंदर याद किया गया और उनकी शहादत को जहां नमन किया गया, सलाम किया गया, वहीं पर चीन ने एक बार फिर बातचीत का राग भी अलापा है और बातचीत के लिए यह साफ कर दिया है कि कमांडर लेवल की बातचीत चीन की तरफ से जो है वो कही जा रही है कि मेजर जनरल लेवल की बातचीत होनी चाहिए और ये बातचीत जो है ये राह खोल सकती है आने वाले माहौल के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि लगातार 1 साल के दौरान 11 मरतबा बातचीत हुई है। कुछ मकामात पर कामयाबी भी हासिल लगी, जिनमें पैंगोंग TSO और दीगर मामला है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो अभी भी कन्फ्रंटेशन का जोन बने हुए। इस बीच आर्मी जनरल का बयान भी सामने आया है कि मामला चलिए जी फटाफट से आपको जरा ग्राफिक के जरिए से समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ, उसके बाद सीधे चलते हैं। कर्नल TP त्यागी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पहले जरा इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए ताकि आपको एक चीज का अंदाजा हो कि 1 साल के दौरान हुआ क्या और चीन चाह क्या रहा है। चीन ने सड़कें, बंकर, नए बुनियादी ढांचे, अस्पतालों और छोटे छोटे सैन्य चौकियों को बनाया है। चीनी सेना ने रुडोक, काशियावार, ग्यानटसे और गोलमुड़ क्षेत्रों में स्थायी और अस्थायी आवास बनाई है। PLA ने फील्ड अस्पतालों के निर्माण और अतिरिक्त स्नो मोबिलिटी वाहनों की खरीद भी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने ये तैयारी इस वीरान इलाके में लंबे समय तक जमे रहने के लिए की है। पैंगोंग त्सो झील के इलाके में तैनात चीनी सेना ने रेजिमेंट को हटाकर दूसरे रेजिमेंट की तैनाती की गई। विवाद के समय से तैनात PLA के 4थे और 6ठे डिवीजनों को फरवरी में हटाकर रुतोंग काउंटी में रखा गया। 3 हफ्ते पहले इन्हें रुतोंग से भी हटाकर शिनजियांग प्रांत में स्थित सैन्य बेस पर ओवरहॉलिंग के लिए भेज दिया गया। इनकी जगह पर चीनी सेना ने 8वें और 11वें डिवीजन को पैंगोंग के इलाके में तैनात किया है। हर डिवीजन में 2 मोबाइल इन्फेंट्री रेजिमेंट, 1 आर्म्ड रेजिमेंट, 1 आर्टिलरी रेजिमेंट और 1 एयर डिफेंस रेजिमेंट शामिल है। चलिए जी, ये तो चीन की कार्रवाई है, क्या कुछ कर रहा है। 1 साल पूरा हुआ। कर्नल TP त्यागी साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल TP त्यागी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 1 साल आज पूरा हुआ है और पिछले 1 साल के दौरान कई बार आप हमारे साथ टीवी शो पर आए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन आज जब 1 साल पूरा हुआ है, एक तरह से हम चीन की जो देख रहे हैं कि चीन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जो प्लानिंग एग्जीक्यूट वो करवाने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे सामने है, और दूसरी तरफ से एक बार फिर बातचीत के लिए राह ढूंढ रहा है और एक बार फिर यह कहा जा रहा है कि मेजर जनरल लेवल की बातचीत होनी चाहिए ताकि माहौल को आगे बढ़ाया जाए। कैसे देख रहे हैं इस 1 साल को, और जो जनरल साहब का स्टेटमेंट आया है कि लंबा भी खींच सकता है, तैयार है? जी, जब समझौता हुआ था तो स्पेंगुर गैप, जहां से चाइना 1962 में लद्दाख को गया था, उसके दोनों तरफ मगर हिल और गुरोंग हिल के ऊपर हम तैनात थे। गुजरने वाले हर एक को ढूंढ सकते थे। उसी समय हमारा अक्साई चीन को जाने का रास्ता जो मोल्डो गैरिजन से गुजरता था, जिसके ऊपर हमने ब्लैक टॉप से 100% ऑब्जर्वेशन और डोमिनेशन किया हुआ था। दोनों चीजें हमारे कब्जे में थी, समझौते में हमने दे दी। मान लिया कि चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक सारे अपने कंक्रीट बंकर्स और पिल बॉक्सेस और रडार इंस्टॉलेशन और सर्विलेंस सिस्टम तोड़ दिए, हटा दिए, वहां के सैनिक भाग गए। ये समझौता हुआ था उस समय। उसके बाद में अब चीन ने अपने H-20 स्टेल्थ बॉम्बर्स की एक्सरसाइज लद्दाख के सामने और शिनजियांग के अंदर 2 डिवीजन और हर डिवीजन के अंदर एक आर्टिलरी रेजिमेंट, एक आर्मर्ड रेजिमेंट, एक एयर डिफेंस रेजिमेंट और अक्साई चीन के अंदर ट्रूप्स कंसंट्रेशन और बेइंतहा ताबड़तोड़ सड़कों का निर्माण और 5200 मीटर गलवान के सामने ऊंचाई के ऊपर अपने बहुत ही खतरनाक रॉकेट लॉन्चर जो 3 मिनट के अंदर ऑपरेट हो जाते हैं, उनकी तैनाती। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? मुमकिन है
कि चाइना का चूंकि 1 जुलाई 2021 को 100वीं वर्षगांठ है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये दिखाने के लिए, उसे यादगार बनाने के लिए, वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह स्थापित करने के लिए अपनी आवाम को ये बताना चाहती हो कि हम हर सरहद के ऊपर पूरी तरह से तैनात हैं। लेकिन मन मन में ये जानता है कि माउंटेन वारफेयर में चाइना तो क्या, रशिया और अमेरिका भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। न केवल इसलिए कि हमारा मिरर डिप्लॉयमेंट है, न केवल इसलिए कि हमने अपने राफेल और MiG-21 और ग्लोब मास्टर और हरकुलिस और सुखोई सबको पूरी तरह से एक्टिव मोड में रखा हुआ है, बल्कि इसलिए कि हिंदुस्तान के सोल्जर की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल में हुई है, जहाँ पे उसे रॉक की ट्रेनिंग, आइस की ट्रेनिंग, 36 घंटे की टैक्टिकल एक्सरसाइजेज, सर्वाइविंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। और यही कारण है, और प्लस हमारा तजुर्बा, चाहे वो कारगिल का हो या सियाचिन का हो या नातुला का हो, उसके सामने वो टिक नहीं सकता। तो लैंड फायर तो वो करेगा नहीं। बात क्या है कि लड़ाई तो ऑलरेडी चल रही है। उसका जो ये कोरोना वायरस है, जिसके बारे में ये साबित हो गया कि वो आर्टिफिशियल है, और ये खुद उन्होंने ही 2015 में कह दिया कि भाई इसको एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, और इसको गर्मी के समय में नहीं, इसको नमी के समय में फैलाया जाएगा, दिन में नहीं, रात में फैलाया जाएगा, हवा का रुख देख के फैलाया जाएगा। और ये बात हम चाइना के ही 18 वैज्ञानिकों ने, और जिनके अंदर 9 शामिल थे वेपन स्पेशलिस्ट पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, उनका कहा हुआ है, और हमें सबूत की क्या जरूरत है। अब तो आवश्यकता ये है, हिंदुस्तान ने हालांकि पूरा मिरर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। आज तो उन्होंने एक डेडिकेटेड रेल मार्ग भी बना दिया, जिसके ऊपर वो अपने टैंक और आर्टिलरी गन्स को ऑपरेशनल एरिया तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं अपनी तरफ से 2 सुझाव देता हूं। पहला तो ये कि हमें अपने NBC यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डायरेक्टरेट, और जो NBC सेल है आर्मी हेडक्वार्टर में, उसको एक्टिव करना चाहिए। हमारे पास वो सब ताकत है, हमारे पास भी डस्टर एयरक्राफ्ट हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो बायोलॉजिकल वायरस को फैला सकते हैं। हम इसे इलीगल और इमोरल मानते थे, मगर अब जब चाइना ने वार चढ़ा हुआ है, तो अब इसमें सोचने की आवश्यकता क्या है। NBC को हम एक्टिवेट करें, और हमारे पास एक पूरी बटालियन है, डेडिकेटेड बटालियन है साइंटिस्ट की। और मेरा दूसरा सुझाव ये है कि 1945 में जब UN चार्टर के ऊपर साइन किया गया था, तो उस समय हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा था कि वीटो पावर केवल 10 साल के लिए होगी, बाद में समीक्षा होगी, लेकिन उसकी समीक्षा नहीं की गई। अब तक हम चुप रहे। अब समय आ गया है कि हम चाइना की वीटो पावर के अगेंस्ट भी UN चार्टर के क्लॉज नंबर 109 का इस्तेमाल करें। कर्नल टिबित्सा के आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एक बार फिर प्रस्ताव आया है कि जी बातचीत करें, और इस बार थोड़ा सा मोड चेंज कर दिया गया है और कहा कि बातचीत मेजर जनरल लेवल की होनी चाहिए, ये चीन के इस पैंतरे को कैसे देखा जाए? अब तो ये टाइम गेन वाला मामला रहा नहीं, क्योंकि 1 साल हो गया है, और यहाँ से आर्मी चीफ का स्टेटमेंट जो आया है, उन्होंने कहा कि चलिए 1 साल नहीं 5 साल भी आप रहिए, तब भी हमने अपनी पोजीशंस को स्टैंड बाय रखना होगा। देखिए सर, समझौते के बाद में शुरू में तो हमने उसके बहुत सारी मोबाइल ऐप्स को बैन किया, लेकिन उसके बाद क्या किया कि जो बिडर्स हैं उनको ये अधिकार दे दिया जो पहले रोक दिया गया था कि आप ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर दूसरे देशों से कर सकते हैं। यानी कि बैकडोर से चीन ने व्यापार शुरू किया, और 2020 में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? चीन था, और 2021 में 71% ये अब तक बढ़ चुका है। जब हमने उसको खुद ये इजाजत दी, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हम वो क्यों करें, वो स्टेटस को पे क्यों जाए। उसने कहा कि स्टेटस को पे जाए बगैर अगर मेरा व्यापार बढ़ रहा है तो लेट इट कंटिन्यू। तो हमें अगर दोबारा बात होती भी है तो टेबल पे बैठने के लिए कुछ चाहिए। जैसे पहली बार हमारे पास कैलाश नहीं था, अब हमारे पास कुछ ट्रेड के ऊपर शिकंजा चाहिए था, जो हमने खो दिया। कम से कम अब लगाया जाए, और अब तो जैसे मैंने आपको 2 सुझाव दिए उनका इस्तेमाल किया गया। बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 1 साल पूरे होने पर कर्नल टीपी त्यागी के ख्यालात आप सुन रहे थे कि चूक कहां पर हुई और क्या कुछ करने की जरूरत है।